हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो आज के इस करंट फोर्स वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे बीमार एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लाने के लिए किसने इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। गृह मंत्री ने भारत का पहला स्टेट फंडेड BSL-4 लैब की आधारशिला कहाँ पर रखी है। केंद्र सरकार ने BSF, ITBP और NIA का नया DG बनाया है, तो किन्हें नियुक्त किया है, कौन कौन है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें भारत का क्या स्थान है और टॉप जो 5 देश हैं वो कौन कौन है वो भी जानेंगे। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर कितनी थी। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बीमार एस्ट्रोनॉट्स को इतिहास में पहली बार आपातकालीन इलाज के लिए पृथ्वी पर लाने का काम किस स्पेस एजेंसी ने किया है। मुझे लगता है पता होगा आपको, आंसर होगा नासा। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसी ने ये काम किया है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लाया गया है, लेकिन वो उनमें से कौन बीमार हैं इसके बारे में खुलासा नासा ने नहीं किया है। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये अंतरिक्ष में है और पृथ्वी की कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है लगातार। तो जनवरी में ये जो खबर आई उससे पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है मजबूरन अपने मिशन को अधूरा छोड़कर एस्ट्रोनॉट्स को वापस आना पड़ा है। बीमार एस्ट्रोनॉट्स को इमरजेंसी मेडिकल एवैक्यूएशन उसके ज़रिए पृथ्वी पर लाया गया और ये नासा के इतिहास में ऐसा पहला मेडिकल रेस्क्यू मिशन था। और इसको लाया गया है किसके ज़रिए, तो स्पेस एक्स का जो स्पेस क्राफ्ट है उसके ज़रिए पृथ्वी पर लाया गया है। क्या हुआ अंतरिक्ष में, देखिए क्रू 11 मिशन गया था और उसमें से एक एस्ट्रोनॉट की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि तुरंत मिशन को कट करना पड़ा और अधूरा करके ही समय तारीख से पहले ही वापस लाना पड़ा पूरे क्रू को। जो 4 जो लोग हैं उसके अलावा बाकी तो पहले से थे वो तो वहीं हैं, लेकिन इन 4 को जो है ना वापस आना पड़ा है। 5 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो गई थी और उसी की वजह से ये करना पड़ा है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी उसने इससे पहले हेल्थ इशू को लेकर या कोई बीमारी को लेकर किसी भी एस्ट्रोनॉट को इस तरह के इवैक्यूएशन का प्रोग्राम नहीं चलाया था। नासा का क्या कहना है, उसका मानना है कि स्टेबल है, लेकिन खतरा इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष में इलाज संभव नहीं था अंतरिक्ष यात्रियों की, इसलिए उनको पृथ्वी पर लाना पड़ा है। रात के अंधेरे में इमरजेंसी लैंडिंग की करवाई गई और ये जो 4 हैं वो पृथ्वी पर लैंड हो गए पैसिफिक महासागर में, कैलिफोर्निया के तट के पास में। रात में स्प्लैश डाउन हुआ। स्प्लैश डाउन का मतलब कि वो जो ये है स्पेसक्राफ्ट ये समुद्र में नीचे उतरा, गिरा और सीधे अंतरिक्ष यात्री को हेलीकॉप्टर से अस्पताल में पहुंचा दिया गया कुछ ही मिनटों के अंदर में। अब कौन कौन थे इस क्रू मिशन में, नासा के जीना कॉडमैन, नासा के ही माइक फिंके, जापान यानी जाक्सा के किमिया यू और रूस के ओलेगा प्लाटोनोवा। लेकिन इनमें से कौन बीमार पड़ा है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में इसको नासा ने राज ही रखा हुआ है, क्या कि गोपनीयता की वजह से हम ये बीमार नहीं ये जानकारी नहीं दे सकते, मेडिकल प्राइवेसी है। लेकिन इस चुप्पी ने भी बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं कि आखिर क्या हुआ अंतरिक्ष स्टेशन में वहाँ पर कि अचानक इनको लाना पड़ा है। और ये पहली बार हुआ है, ठीक है, पहली बार ऐसा है इतिहास में कि मेडिकल वजहों से ये पूरा का पूरा मिशन को रोक देना पड़ा और उसको लाना पड़ा। और नासा को ये मानना पड़ा है कि स्पेस में हर स्थिति जो ना कंट्रोल में नहीं रहती है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि लंबे स्पेस मिशन की वजह से क्या होता है ना, बॉडी पर बहुत रिस्क होता है, माइक्रोग्रेविटी का असर होता है, रेडिएशन का असर होता है, आइसोलेशन, वो सब शरीर को अंदर से तोड़ देते हैं। तो अब आईएसएस पर क्या है, वहाँ पर क्या स्थिति है इस वक्त, देखिए अब संख्या कम हो गई है और वहाँ पर 3 अन्य सदस्य आईएसएस पर अभी भी मौजूद हैं और अभी फ़िलहाल स्पेस वॉक वहाँ पर नहीं किया जाएगा। और इनमें से कुछ तो स्पेस वॉक भी करने वाले थे। स्पेस वॉक का मतलब क्या हुआ कि इसमें से निकल के और
अंतरिक्ष में मरम्मत वगैरह का काम, अंतरिक्ष स्टेशन के मरम्मत का काम वो करने वाले थे, लेकिन अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि मात्र 3 ही क्रू मेंबर वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं और अगला मिशन अभी 2-3 महीने में जल्द ही भेजा जा सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये है स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसकी अब उम्र भी लगभग हो चुकी है, अगले 4-5 सालों में यानी 2030 तक इसको पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा क्योंकि इसकी लाइफ अब ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे डी ऑर्बिट करके पृथ्वी के नज़दीक लाया जाएगा और फिर उसको ऐसी जगह पर गिराया जाएगा प्रशांत महासागर में, जिसको बताया जाता है कि वो सैटेलाइट इन सब का कब्रगाह है। ठीक है, प्रशांत महासागर में, वहीं पर इसको लाकर गिरा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। अब सवाल ये होगा कि 2030 में जब इसको हटा दिया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अमेरिका का ये मानना है, नासा का भी मानना है कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो ISS जो है ना वो अपना बनाए। ठीक है, सवाल यहाँ पर हो सकता है आपके मन में कि क्या ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा भी कोई और स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है क्या? तो हाँ है, अभी एक और है, चालू है, वो कौन सा है? वो चीन का तियानगोंग है। तो चीन ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है, 2022 में पूरी तरह से काम करना उसने शुरू कर दिया था। 3 एस्ट्रोनॉट्स वहाँ रहते हैं और कुछ जाते हैं फिर लौट के आ जाते हैं। ठीक है, रूस का भी प्लान है, रोस नाम से एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का वो सोचा हुआ उसने। भारत ने अपना सोचा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का काम। अनुमान है कि 2035 के आसपास, मतलब पहले गगनयान होगा, उसके बाद फिर वहाँ पर स्पेस स्टेशन वहाँ पर स्थापित किया जा सकता है अंतरिक्ष में। तो आपने जान लिया इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले बताऊँ कि इसका PDF पूरा डिटेल में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, लिंक दिया हुआ है, या फिर आप शार्प लर्निंग जो ऐप है गूगल प्ले पर, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। वहाँ फ्री में डेली का कंटेंट होता है। अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और एक ISPSS मेंबरशिप प्लान है। 1 साल तक कंटिन्यूस तैयारी कराई जाती है और पिछले 2 सालों के कंटेंट भी होते हैं, टेस्ट, PDF वगैरह वगैरह सब कुछ, और पिछले साल का भी कंटेंट अवेलेबल है वहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर होगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो कि जनवरी में जारी हुई, तो उसकी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? आंसर होगा 80वां स्थान है भारत का। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और ये ध्यान रखिएगा आप, क्या लिखा हुआ है? जनवरी में जारी, क्योंकि ये कई बार जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूरे साल में, जैसे 2025 में 3 बार जारी किया गया था। ठीक है, तो इसलिए एग्जामिनेशन में जब सवाल पूछा जाएगा ना, तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि कौन सा आपको याद रखना है, कौन कौन, मतलब सब कुछ याद रखना ही होगा पूरे साल का आपको। ठीक है, तो भारत ने अल्जीरिया और नाइजर के साथ ये 80वां रैंक बनाया है और भारतीय जो पासपोर्ट धारक लोग हैं वो 55 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री उनकी हो सकती है भारतीय पासपोर्ट के ज़रिए। अभी रैंकिंग क्या है? रैंकिंग ये बताता है कि पासपोर्ट की जो है वो कितना शक्तिशाली है पासपोर्ट। ठीक है, तो इसमें ये है, अब लेटेस्ट जो अपडेट है उसमें जनवरी 2026 में इसका रैंक है 80। उससे पहले अक्टूबर में आई थी रैंक, अक्टूबर 2025 में 85th रैंक थी, जुलाई 2025 में 77th और जनवरी 2025 में 85th रैंक थी। तो ये देख सकते हैं पिछले 2 से तो बेहतर है जनवरी 2026 की रैंकिंग, जो शक्तिशाली पासपोर्ट है दुनिया भर में उसमें। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब पड़ोसी देशों की बात भी कर लेते हैं, वो उनकी क्या क्या स्थिति है। तो पड़ोस में है अफ़गानिस्तान और उसकी पोजीशन 101 है, पाकिस्तान की 98 है, नेपाल की 96 है, बांग्लादेश 95 है, श्रीलंका 93, म्यांमार 89 है और चाइना 59 रैंक है। ठीक है, तो भारतीयों के लिए जो वीज़ा फ्री यात्रा है वो कहाँ कहाँ हो सकती है? 55 देशों में। कौन कौन से देश हैं? अंगोला, बारबाडोस, भूटान, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बुरुंडी, कंबोडिया, केप वर्डे आइलैंड्स, कमोरो आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, जिबूती, डोमिनिका, इथियोपिया, फिजी, ग्रेनेडा,
गिनी बसाऊ, हैती, इंडोनेशिया, जमैका, जॉर्डन, कजाकिस्तान, केन्या, किरिबाती, लाओस, मकाऊ, चाइना का जो है वो, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मार्शल आइलैंड्स, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, मंगोलिया, मोंटसेराट, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, यूएई नहीं, न्यूई एक भी देश है, पलाऊ आइलैंड्स है, फिलीपींस है, कतर है, बहुत सारे देश हैं, रवांडा, समोआ, सेनेगल, सेशेल्स, सिएरा लियोन, श्रीलंका, सेंट किट्स नेविस, सेंट लूसिया, हाँ, सेंट विंसेंट द ग्रेनाइडस, तंजानिया, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते, त्रिनिदाद टोबैगो, तवालू, वानुआत, जिम्बाब्वे, तो मतलब बहुत सारे देश हैं, 55 देश हैं, ठीक है। अभी ये सवाल होगा कि ये इंडेक्स है क्या? ये वैश्विक रैंकिंग है जो पासपोर्ट की ताकत को मापता है और दिखाता है कि बताता ये है कि किसी देश के जो जनता है, नागरिक हैं, वो केवल अपना पासपोर्ट लेकर बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल के ज़रिए वो जा सकते हैं, ठीक है। और इसको कौन जारी करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA उसके द्वारा जारी होता है। लंदन बेस्ड ये फर्म है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो कि जनवरी में जारी हुई, उसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किसे मिला है? आंसर होगा सिंगापुर, पहला स्थान उसे मिला है। और उसके जो पासपोर्ट धारक हैं वो 192 देशों में यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा के, केवल पासपोर्ट लेकर। दूसरे स्थान पर जापान है जो कि 188 देशों में यात्रा हो सकती है उसके वीज़ा के जरिए। तीसरा जो रैंक है जो देख रहे हैं आप, सेकेंड पे जापान और साउथ कोरिया भी है, जापान के अलावा साउथ कोरिया भी है, ठीक है। तो ये है सेकेंड स्थान पर। थर्ड स्थान जो है ना वो किसके पास है? डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। यहाँ के लोग 186 देशों में यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा के। फोर्थ रैंक जो मिला है वो आप देख रहे हैं, ये पूरा ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये सारे देश हैं। और इसके जो नागरिक हैं वो पासपोर्ट के जरिए 185 कंट्रीज़ में एंट्री कर सकते हैं। फिर फिफ्थ स्थान है हंगरी, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ठीक है। तो ये है टॉप 5 जो रैंक है उन सब की लिस्ट यहाँ पर मैंने दे दी है। आप पूछेंगे कि इसमें तो अमेरिका नहीं है। हाँ, अमेरिका नहीं है, उसकी रैंक जो है ना 10th है, 10वीं रैंक है। और उसके नागरिक 179 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ख़राब हालत किसकी है? अफ़गानिस्तान की, उसकी रैंक है 101 और 24 देशों में उसके नागरिक वहाँ का पासपोर्ट लेकर बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। ख़राब में उससे बेहतर है सीरिया, उसकी 100 रैंक है। उससे बेहतर है इराक, 99 रैंक है। उससे बेहतर है पाकिस्तान और यमन, 98 रैंक है। मात्र 31 देशों में यात्रा हो सकती है वीज़ा फ्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का नया डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया? आंसर होगा प्रवीण कुमार, IPS अधिकारी हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है उसी ने ये नियुक्ति की है। तो प्रवीण कुमार पश्चिम बंगाल कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले वो ITBP के डायरेक्टर जनरल के पद पर काम कर रहे थे और BSF का भी प्रभार संभाल रहे थे वो, ठीक है। तो अब यही हो गए हैं परमानेंट DG, डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार नाम है। और जब तक रिटायरमेंट नहीं होता है तब तक ये काम करते रहेंगे BSF के DG के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का नया डायरेक्टर जनरल किसको बनाया है? आंसर होगा शत्रुजीत सिंह कपूर। क्या नाम है? शत्रुजीत सिंह कपूर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने फैसला किया है। शत्रुजीत सिंह कपूर जो है ना वो काफ़ी चर्चित रहे हैं अभी हाल ही में। हरियाणा कैडर के वो 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। हरियाणा में DGP थे,
लेकिन कुछ विवाद हुआ। विवाद ये हुआ कि एक आईपीएस अधिकारी वाईएस पूरम कुमार, उन्होंने आत्महत्या कर ली और बहुत सारे आरोप उन्होंने अपने लेटर में लिखकर इन पर लगाए थे कि जातिवादी हैं ये, ऐसा आरोप इन पर लगाया था। बाद में इनको डीजीपी के पद से हटा दिया गया था और छुट्टी पर भेज दिया गया था हरियाणा के डीजीपी के पद से। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने इनको आईटीबीपी का जो है ना वो डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया है। आईटीबीपी कहाँ पर तैनात है? तो चाइना की जो सीमा है वहाँ पर इसको तैनात किया हुआ है। ठीक है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का नया डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया है? आंसर होगा राकेश अग्रवाल। इनको नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले भी आपने सुना होगा, मैंने बताया था आपको कि प्रभार किसको दिया गया है, तो वो था नाम राकेश अग्रवाल का। ये एडिशनल डायरेक्टर थे वहाँ के, अब इनको वहाँ का DG नियुक्त कर दिया गया है अब परमानेंट के तौर पर, और अब ये महानिदेशक रहेंगे अस्थायी तौर पर। कब तक? 31 जुलाई 2028 तक। ठीक है, 1994 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें आप। ओके, और देखते रहिए वीडियो। तो अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही है? 1.33%। ठीक है, ये CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए ये तय होता है। तो 1.33% है और पिछले 3 महीने का ये हाई है। लेकिन RBI का जो मानक है ना, उससे काफ़ी कम है महंगाई दर। इससे पहले नवंबर में अगर देखेंगे तो 0.71% था। ठीक है, और अब दिसंबर का हम देख रहे हैं 1.33% है। अब आप कहेंगे तो पिछले साल की क्यों बात कर रहे हैं हम दिसंबर का? क्योंकि उसकी रिपोर्ट अभी जनवरी में आई है, 1-2 दिन पहले ही। तो यहाँ एक सवाल हो सकता है कि ये जो खबर लिखी हुई है यहाँ पर है कि RBI के लोअर कंफर्ट से नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, RBI के अनुसार महंगाई दर जो है ना वो 4% के आसपास रहनी चाहिए। तो इससे क्या है, देश के ग्रोथ भी होता है बेहतर ढंग से। लेकिन फिर भी 2% के अपर और 2% लोअर, यानी अपर में 6% और लोअर में 2% तक, यानी 2 से 6% तक जो है ना वो कंफर्ट लेवल है। उससे कम नहीं होना चाहिए, 2% से कम। लेकिन यहाँ ये 1.33% ये महंगाई दर देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि दिसंबर 2024 में वस्तुओं की जो कीमत थी ना, उसकी तुलना में दिसंबर 2025 में इतनी बढ़ चुकी है कीमत, 1.33%। अब सवाल ये होगा कि आखिर कौन जारी करता है खुदरा महंगाई दर? ये सवाल पूछा जाता है। NSO जारी करता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसके अंतर्गत आता है। ठीक, कैसे तय होता है ये? CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए। इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली और बहुत सारी चीज़ों की गणना की जाती है। मतलब कि एक ग्राहक के तौर पर आप जो चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं अपने खुदरा विक्रेता से, उसकी क्या स्थिति है, ठीक है, वो देखने को मिलता है, इसी के जरिए तय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में थोक महंगाई दर कितनी थी? यहाँ पर थोक महंगाई दर की बात हो रही है, यानी आपका जो रिटेलर है, आप जिससे सामान खरीदते हैं, वो जिससे सामान खरीदता है, वहाँ की महंगाई की बात हो रही है। आंसर होगा इसका 0.83%। क्या है? 0.83%। ओके, ये भी राइज हुआ है। इससे पहले थोक महंगाई दर कितनी थी? नवंबर 2025 में -0.32% था, उससे बढ़कर अब प्लस में आ गया है 0.83%। उद्योग मंत्रालय का ये कहना है कि मुख्य तौर पर खाद्य पदार्थ और गैर खाद्य वस्तुओं दोनों में जो कीमतें हैं वो बढ़ी है थोड़ी सी, इसलिए ये महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। अब यहाँ पर सवाल होगा कि ये महंगाई दर कौन जारी करता है? थोक महंगाई दर
खुदरा मांगे दर तो आपने जाना NSO जारी करता है, थोक मांगे दर तो DPIIT जारी करता है, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। ओके, तो ये महंगाई दर कैसे तय होती है, तो थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स उसके ज़रिए तय किया जाता है। ओके, मतलब एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से जो वसूलता है किसी वस्तु के कीमत, उसका देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गृह मंत्री ने भारत के पहले राज्य वित्त पोषित यानी स्टेट फंडेड BSL यानी बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, और न्यूज़ भी देख रहे हैं आप कि भारत का फर्स्ट स्टेट फंडेड BSL 4 ये लैब है। BSL 4 लैब क्या मतलब हुआ वो भी बताते हैं आपको। पहले ये जानिए कि गृह मंत्री अमित शाह वो थे कल गांधीनगर में अपने संसदीय क्षेत्र में, और वहाँ पर उन्होंने बायो सेफ्टी लेवल 4 ये कंटेनमेंट लैब की आधारशिला रखी है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ यहाँ जान लीजिए कि ये पहली राज्य सरकारी ये लैब है। ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीवों के जो सबसे खतरनाक होते हैं ना पैथोजेंस, उस पर रिसर्च के लिए, उसकी जांच के लिए ये है। ओके, अच्छा गुजरात में है। उससे पहले केवल एक ही जो है ना वो एक ही लैब थी, सिविलियन लैब की अगर हम बात करेंगे तो वो पुणे में, वो केंद्र सरकार का है, NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, लेकिन राज्य के द्वारा जो फंडेड है वो कहाँ है? गांधीनगर में वो स्थापित हो रही है। लेकिन अगर हम ये तो सिविलियन की बात कर रहे हैं यानी नागरिक तौर पर, डिफेंस के क्षेत्र में देखेंगे तो DRDO जो है ना उसके पास भी है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपना खुद का BSL 4 लैब बनाया हुआ है। वो अपने रिसर्च के लिए वो ये इस पर काम करता है, वो DRDO। क्लियर होगी बात? अब सवाल होगा BSL लैब एक्चुअल में क्या होता है? ये बायो सेफ्टी लेवल होता है अलग अलग, इसमें बहुत हाई होता है, और यहाँ पर ऐसे खतरनाक हाईली इन्फेक्शियस जो वायरस है उस पर रिसर्च किया जाता है जिसकी कोई अभी पक्की दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता है, जैसे एबोला हो गया, मार्बर्ग हो गया, निपाह हो गया, क्रिमियम कांगो हेमरेजिक फीवर हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये स्थापित इसीलिए किया गया है कि अगर कोई ऐसी बीमारी आती है जो बहुत अलग तरह की है तो उसकी जांच वहाँ पर पैथोजेंस की वहाँ की जा सके। ठीक है, इस पर जो लागत आएगी अभी जो बनाया जा रहा है वो 362 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है, और इंटरनेशनल जो सुरक्षा मानदंड हैं, दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार ये किया जाएगा, और इसका प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट वो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर उसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये हुआ कि अब खतरनाक जो वायरस है उसके सैंपल को दूर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे पुणे में, तो जबकि डायग्नोस वहीं पर हो पाएगा अगर कोई ऐसी बीमारी होती है। या अब देखिए ना, युद्ध के तरीके बहुत सारे बदल रहे हैं। ओके, जैव युद्ध भी हो सकता है, तो ऐसे में अपनी भारत की तैयारी भी रहनी चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण है इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश को पीछे छोड़कर 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? इससे पहले खबर आई थी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश जो रहा है, तो उसमें भी उसने बहुत आगे तरक्की की। अब निर्यात के आगे अब उत्पादन में भी नंबर 1 हो गया है। तो आंसर क्या होगा? चीन को पीछे छोड़कर। ठीक है, तो चीन को पीछे छोड़कर पहला स्थान भारत ने प्राप्त किया है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। 2024-25 में भारत ने लगभग 150 मिलियन मैट्रिक टन, ये देखिए, चावल का उत्पादन किया। कितना? 150 मिलियन मैट्रिक टन, लगभग ये हो गया 15 करोड़ मैट्रिक टन चावल का उत्पादन किया। जबकि चीन ने कितना उत्पादन किया इसी दौरान? 145.28 मिलियन मैट्रिक टन, यानी 14.528 करोड़ मैट्रिक टन। ठीक है, तो भारत का जो हिस्सा है ना दुनिया के चावल उत्पादन में, उसमें 28% है,
और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि निर्यात में बड़ी प्रगति की भारत ने, ठीक है। पिछले ईयर में 19.4% की वृद्धि की थी और 21.55 मिलियन मैट्रिक टन निर्यात जो है ना वो भारत ने किया था, ठीक है। तो ये है उत्पादन 150 मिलियन मैट्रिक टन, निर्यात 21.55 मिलियन मैट्रिक टन ये हो रहा है। बाकी भारत में इस्तेमाल हो रहा है, भारत की जो खाद्य ज़रूरत है उसको पूरा करने में, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण ये बात है। इस पर द हिंदू ने काफ़ी मतलब डिटेल में एक आर्टिकल भी लिखा है इस पर कि क्या भारत जो है ना इतनी तेज़ी से जो चावल उत्पादन कर रहा है उससे क्या स्थितियाँ होने वाली हैं आगे। उससे पहले मैं कुछ आंकड़ा दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो ग्रोथ हुआ है, आप देखिए कि 1969-70 में जो चावल का उत्पादन हुआ करता था भारत में 40.43 मिलियन टन हुआ करता था, ओके। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, फिर हम लोगों ने देखा कि बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ते फिर हम 2024-25 में देख रहे हैं रिकॉर्ड बनाया नया 150 मिलियन टन, इतना उत्पादन जो है ना वो किया गया है इसका। अब ये इतना उत्पादन कैसे हुआ है, कई सारी वजहें हैं। एक तो अपना जो पर्यावरण है, इसके अलावा जो मौसम है उसने बहुत साथ दिया इस पिछले कुछ वक्त में, तो उसकी वजह से चावल उत्पादन बहुत बढ़ा है। प्लस एमएसपी भी बड़ी वजह है, ठीक है। एमएसपी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, भारत सरकार की ओर से जारी होता है। तो ये एक तरह से कैश क्रॉप है, मतलब सरकार खरीद लेती है, ओके। चावल उत्पादन हुआ और सरकार ने एमएसपी के जरिए वो खरीद लिया, इससे सीधे सीधे किसानों को फ़ायदा हो जाता है, पैसे आ जाते हैं। तो इसलिए इसका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कई सारी चुनौतियां भी हैं। चुनौती क्या है कि आप समझिए करीब 1 किलो चावल उत्पादन में मतलब 1 से 3 टन पानी खर्च होता है। तो पानी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, भूमिगत जल स्तर गिर रहा है, तो इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी बढ़ रहा है। इसलिए भारत के अलग अलग राज्यों में उत्पादकता भी अलग अलग है पानी की वजह से। खासकर पंजाब और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और बिहार और उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन कम होता है, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात। सरकार का फोकस हो रहा है कि सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि अन्य फसलों की तरफ भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जल संरक्षण भी हो, फसल की विविधता बढ़े, पोषण और इनकम सिक्योरिटी वो मजबूत हो। सरकार ने किसानों को सुझाव भी दिया हुआ है कि चावल छोड़कर तिल, दाल, इन सब के फसलों को मतलब लगाएं, ताकि जैसे दाल अगर उत्पादन हो तो भी विदेश से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और शार्प लर्निंग ऐप अवेलेबल है और वहाँ पर मेंबरशिप प्लान्स भी हैं, तो आपके एग्जामिनेशंस के लिए देखना ज़रूर। ओके, बाय।